नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक की। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह जिस तरह से चल रही है, इसको बार बार सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आला कमान द्वारा भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू लाइमलाइट में आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका जो दृष्टिकोण है पंजाब को सुधारने का, उसे सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही समझा है। सिद्धू के इस ट्वीट के बाद पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। कांग्रेस की पंजाब इकाई में जारी कलह को दूर करने के लिए पार्टी आलाकमान के प्रयासों के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कहा है कि विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने हमेशा ही पंजाब के लिए किए गए उनके कार्य व दूरदर्शिता को पहचाना है। सिद्धू ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि उनके विपक्षी दल आपने हमेशा ही पंजाब के लिए किए गए उनके कार्य व दूरदर्शिता को पहचाना है, चाहे वह 2017 से पहले उनके द्वारा उठाए गए बेअदबी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार व बिजली संकट के मुद्दे हों जिनका सामना पंजाब की जनता अब कर रही है, या फिर जिस तरह उन्होंने पंजाब मॉडल पेश किया था उसको भी आम आदमी पार्टी ने पहचाना। वह साफ तौर पर जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट के बाद भाजपा ने भी सिद्धू के बहाने कैप्टन सरकार पर हमले तेज कर दिए। सिद्धू के ट्वीट के बाद कैप्टन सरकार की असफलता का सर्टिफिकेट बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तरुण चुग ने कहा कि सिद्धू नापतोल या भावतोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है 4.5 साल बीत जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जी ने सच माना कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को नाकामी का, फेल्यूर का, जर्जरता का, निर्लज्जता का, नालायकी का सर्टिफिकेट दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं किया। और ये हम नहीं कह रहे, हम तो काफी समय से कह रहे थे, पंजाब की जनता तो काफी समय से कह रही थी। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, उनके स्टार प्रचारक भी अपनी ही सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सभी फ्रंट्स पर फेल है। और दूसरी चीज स्पष्ट होती है, वादे तो पूरे हुए नहीं। मैनिफेस्टो में 90,000 करोड़ के किसानी कर्जे को तो सिद्धू साहब पूरा नहीं करवा पाए। नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब की जनता पूछती 4.5 साल आप सत्ता में रहे, उस नाकाम सरकार की गोद में खेलते रहे, मंत्री रहे, उस नाकाम सरकार का सत्ता सुख भोगा, लेकिन पंजाब के लिए किया कुछ नहीं। अब आप ये नापतोल कर रहे हैं कि भावतोल कर रहे हैं, पार्टी पे प्रेशर बना रहे हैं कि जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। ना पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के साथ खड़े होकर उन्होंने पंजाब के लिए कुछ किया है, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब के लिए। वहीं सिद्धू द्वारा आम आदमी पार्टी के लिए दिखाए गए प्यार पर शिरोमणि अकाली दल ने मोर्चा खोल दिया है। अकाली नेता चरणजीत सिंह बराड़ ने बताया कि सिद्धू पार्टी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, एक गल है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੀ ਦੀ ਐ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਿਆਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ? 2.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਲੀਡਰशिप पालते हैं। चंडीगढ़ के चौक चौराहों पर हाईटेक कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं।
अब इनसे फ़ायदा यह होगा कि चंडीगढ़ में जब कोई भी आता है और वह ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ उड़ाता है तो उसे बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इन हाईटेक कैमरों की मदद से चालान उस व्यक्ति के घर पर अपने आप पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि ये हाईटेक कैमरे इतने हाईटेक हैं कि यह आपकी गाड़ी के भीतर भी देख सकते हैं कि क्या रखा है, कौन बैठा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और पुलिस को उम्मीद है कि इन हाईटेक कैमरों की मदद से अब शहर में घटने वाले क्राइम पर भी रोक लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में शुमार है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़ के सभी चौक चौराहों पर हाईटेक कैमरे लगा दिए गए हैं। अगर आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ा या कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया तो आप बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। इन हाईटेक कैमरों की नज़र से कतई नहीं बचा जा सकता। हाईटेक कैमरे मतलब हाईटेक। आपको चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में चौक चौराहों पर अन्य जगहों पर यह लगे हुए दिखाई देंगे। सेक्टर 35 किसान भवन या फिर सेक्टर 16-17 लाइट पॉइंट, सेक्टर 20 चौक व चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में इसी तरह के हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। पंजाब, हरियाणा और अन्य जिलों से कोई वाहन चंडीगढ़ में आता है और ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करता है तो तीसरी आंख से नहीं बच पाएंगे। उस वाहन चालक के घर ट्रैफिक पुलिस के चालान भेज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ही ट्रैफिक नियमों को लागू करवाने के लिए जानी जाती है और यहाँ लोग आने से पहले पूरे नियमों की पालना करना भी सीख जाते हैं। चंडीगढ़ में लगे इन हाईटेक कैमरों के बारे में एसएसपी ट्रैफिक मनीषा चौधरी ने क्या कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। उनका तो यह भी कहना था कि चंडीगढ़ में अब हर राउंड अबाउट पर कैमरे लग चुके हैं। इस साल के अंत तक अन्य जगहों पर भी लग जाएंगे। वह सभी बाहर से आने वाले लोगों को चेतावनी भी देती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना ना करें, नहीं तो आपका मोटा चालान आपको भरना तो पड़ेगा ही और यह चालान भी आपके घर पहुंच जाएगा। देखिए, लोगों के लिए मैसेज यही है कि अब सर्विलेंस हमारा शहर का स्मार्ट सिटी में बढ़ेगा। इस साल के अंत तक शायद ये प्रोजेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसमें शहर के मुख्य जो चौक चौराहे हैं उन पे हमारे सर्विलेंस के लिए कैमरास लगेंगे। कोई ट्रैफिक वायलेशन होगा तो उसमें डिटेक्ट होगा। लोगों के लिए यही संदेश है, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और एक अच्छे नागरिक होने का अपना जो योगदान है वो दें इस शहर। रॉक गार्डन ओपन हो चुका है विजिटर्स के लिए भी और शहरवासियों के लिए भी, और यहाँ पर बनाई गई कलाकृतियाँ एक बार फिर सजीव रूप धारण कर चुकी हैं और यहाँ का दौरा किया है प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने, डीसी ने और अन्य अधिकारियों ने भी। और साथ ही साथ लोगों के लिए यह रॉक गार्डन अब ओपन हो चुका है क्योंकि चंडीगढ़ की पहचान रॉक गार्डन। चंडीगढ़ में कोरोना लॉकडाउन के बाद से रॉक गार्डन को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि शहर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे। इन जगहों पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। बुधवार को रॉक गार्डन को एक बार फिर से पुनः आम जनता व टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है, जिसमें पहले एडवाइजर धर्मपाल ने भी रॉक गार्डन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीसी मनदीप बराड़ व अन्य ऑफिसर भी मौजूद थे। रॉक गार्डन में एक बार फिर बड़ी देर के बाद रौनक देखने को मिली। इस दौरान काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी रॉक गार्डन देखने के लिए पहुंचे हुए थे। रॉक गार्डन के स्वर्गीय नेकचंद ने बनाया था, जिन्होंने यहाँ की हर एक चीज़ को बाखूबी बनाया था, जिसे अभी भी देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारी टीम ने यहाँ पहुँचे टूरिस्टों से बात की, जिनका कहना था कि रॉक गार्डन बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है, जिसे देखकर मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है। और अन्य लोगों का कहना भी यही है कि चंडीगढ़ की खूबसूरती देखी जाए तो रॉक गार्डन और सुखना लेक अपने में एक अलग ही छटा बिखेरते हैं, जिसे देखकर बेहद अच्छा लगता है। वहीं कई टूरिस्ट ऊंट की सवारी लेते हुए भी नजर आए। वार रूम बैठक हुई है जिसमें फैसला लिया गया है कि अब स्कूलों को खोल दिया जाएगा, लेकिन जो स्कूल खुलने वाले हैं उनको लेकर परिजन क्या समझते हैं, बच्चों की क्या थिंकिंग है, यह जानना भी जरूरी था, जिसको जानने का हमने प्रयास किया। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि फिलहाल जिस तरह से तीसरी वेव का खतरा मंडरा रहा है उसको देखते हुए फिलहाल स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे, क्योंकि अब जो तीसरी वेव आने वाली है उसके लिए यह कहा भी जा रहा है कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए प्रशासन को स्कूल खोलने के मामले में कुछ सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए थी। मंगलवार को वार रूम की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने की, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि अब 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर हमने कई पेरेंट्स से बात की, जिनका कहना था कि अभी उन्हें लगता नहीं है कि स्कूल जाने पर उनके बच्चे सुरक्षित होंगे। जब तक बच्चों को पूरी वैक्सीनेशन नहीं हो जाती तब तक स्कूल नहीं खुलने चाहिए और ना ही वह अपने बच्चों को भेजेंगे।
वहीं अन्य का कहना था कि स्कूल तो खुलने चाहिए, बच्चों का शेड्यूल खराब हो चुका है, लेकिन इस दौरान स्कूलों में पूरे प्रोटोकॉल की पालना होनी चाहिए। कोरोना और लॉकडाउन के बाद बच्चों के 2 साल खराब हो चुके हैं, इसलिए चाहे स्कूल को ऑड इवन सिस्टम पर खोलें, लेकिन स्कूल जरूर खोलें। वहीं अन्य महिलाओं का कहना था कि स्कूल खुलने चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को भी अभी स्कूल में एडमिशन लेनी है, उनका पूरा बेस खराब हो रहा है, इसलिए स्कूल खुलने चाहिए। और कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा की ओर खास ध्यान देना चाहिए, इसलिए फिलहाल स्कूल नहीं खोलने चाहिए। बच्चे तो अभी नहीं सेफ नहीं है स्कूल में। बच्चे को पता नहीं है कि सैनिटाइज करना कि नहीं, हाथ करना, बाद बाद एक दूसरे को हाथ लगाएंगे, तो इसमें सेफ्टी तो कुछ भी नहीं है। दूसरा तीसरी लहर के बारे में भी कहा जाए। अब तीसरी लहर के बारे तो मेरे में जानकारी नहीं है। जो अगर बच्चों के लिए खतरनाक है तो स्कूल खोलने अभी ज़रूरी तो है नहीं। तो आप चाहते हैं कि घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई? हाँ जी, क्या चाहते हैं? ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है। नहीं, देखो स्कूल खोलना तो अभी बच्चों के लिए सेफ नहीं है क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि WHO ने कहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर आएगी तो बच्चों के लिए ही आएगी, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर हमारे बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं और उनको हम क्वारंटाइन करते हैं, अकेला बच्चा तो मैनेज कर नहीं पाता। अगर एक बड़ा करता है, बड़ा पॉजिटिव पाया जाता तो वो अपने आप को अकेला भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बच्चे के साथ पेरेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। स्कूल अब जैसे सरकार ने कहा ही है कि तीसरी लहर जो है वो बच्चों को इफ़ेक्ट करेगी, तो बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए तो हम तो ऑनलाइन क्लासेस ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में टीचर्स इतने सारे बच्चों को, और वो भी बच्चे छोटे हैं, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे। वहीं बच्चों की भी इस पर राय ली गई, जैसे कि कहा जा रहा था कि तीसरी लहर छोटे बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है, इसलिए स्कूल नहीं खुलने चाहिए, ऑनलाइन क्लास ही होनी चाहिए। वैसे तो अभी ऑनलाइन क्लासेस वैसे अच्छी चल रही हैं, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, पर अभी जैसे कि सेकेंड वेव आई है कोरोना की, डेल्टा, और अभी थर्ड भी आने वाली है और कुछ केस तो आ भी चुके हैं, जो बोला जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होगी। तो इस हिसाब से भी स्कूल तो ना ही खुले तो बेहतर है। पर हाँ, एक इसकी डिसएडवांटेज भी है कि जो स्कूल हैं वो अच्छे से भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं। स्कूल वालों, फैमिली वालों के सामने ऐसे पढ़ाई में मन नहीं लग पाता हमारा, और जैसे लैग स्पाइस आ जाए, कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, ऐसे भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में होती हैं। पर अभी मेरे हिसाब से अभी स्कूल को ऑनलाइन ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी का सवाल है। तो हाँ, ज़्यादा फेवर इसी में है कि हमारे स्कूल अभी बंद ही रहने चाहिए। पंजाब में अस्थायी शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है और इसी धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए लगातार सरकार के प्रयास भी जारी हैं। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू इन शिक्षकों से मिले हैं और इन्हें आश्वासन दिलाया है कि अगली बैठक होगी जब कैबिनेट की, तो उसमें इनके मुद्दे पर कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन शिक्षकों ने यहाँ से उठने से मना कर दिया है। इनका कहना है कि जब तक उनका हल नहीं निकलता तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब स्कूल शिक्षा भवन के बाहर पिछले 29 दिन से स्थायी नौकरी की मांग पर बैठे शिक्षकों ने धरना खत्म करने से मना कर दिया है। बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसमें शिक्षकों की मांगों को लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। शिक्षकों से मिलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार संदीप संधू ने कहा कि प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार की ओर से गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बता दें कि पंजाब के अलग अलग शिक्षक जथेबंदियों के बैनर तले शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। उधर पंजाब स्कूल शिक्षा भवन की छत पर पेट्रोल लेकर बैठे शिक्षकों ने भी नीचे आने से इनकार कर दिया। शिक्षकों ने कहा कि या तो उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए या वे जान दे देंगे। धरने पर पहुंचे संदीप संधू ने बातचीत के दौरान कहा कि अब अगली कैबिनेट बैठक में शिक्षकों की मांगों को लेकर चर्चा होगी। संधू ने कहा कि शिक्षकों को पिछली बैठक में भी धरना समाप्त करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह अपनी मांगों पर अड़े रहे। संधू ने कहा कि अगले बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की मांगों का हल निकल जाएगा। ਜਿਹੜੇ यूनियन मैंबर साहबान ਜਿਹੜੇ अलग-अलग यूनियनस है जिन्हों के प्रधान साहबान ने उस मीटिंग में शमूलियत की थी और उच्च पद्धरी मीटिंग सी एजुकेशन डिपार्टमेंट और साडे मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी के रहनुमाई हेठ वो मीटिंग हुई सी और जो भी इन्हां गल्लां सी सारियां विचारियां गईयां सी और उस विचारन तो बाद ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਫਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਭ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਜਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ पिछली मीटिंग 'ਚ जानकारी दे दी गई। उधर शिक्षक यूनियन के पदाधिकारी देवेंद्र संधू ने साफ कह दिया है कि धरना किसी भी हालत में समाप्त नहीं होगा। अगले बुधवार को कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को लेकर फैसला हो जाएगा तो शिक्षक 1 सप्ताह और इंतजार करेंगे। शिक्षक नेता हरप्रीत कौर बलबीर कौर ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, धरना किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाएगा। आखिर यह 13,000 परिवारों का सवाल है। इंश्योरेंस के नाम पर 49 लाख की ठगी, ऐसा ही मामला देखने को आया, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली। पुलिस ने अपना ट्रैप लगाया और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुनने में यह भी आया या शिकायत यह भी दी गई है कि यह आरोपी 49 लाख की ठगी करने वाला अपने ग्राहक को इंश्योरेंस के बारे में तरह तरह की बातें बताता था, उन्हें लालच देता था, उसके बाद उनसे पैसा ले लेता था और आगे जमा नहीं कराता था। इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी को ट्रैप लगाकर गिरफ्तार किया है और उम्मीद है कि इससे कई वारदातें सुलझाने में पुलिस को मदद मिलेगी। इंश्योरेंस करवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को चंडीगढ़ साइबर सेल ने खरड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हरदीप सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंजाब के फाजिलका का रहने वाला है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं साइबर सेल के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास रिटायर्ड अधिकारी तरसेम की शिकायत आई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनसे करीब 49 लाख की ठगी इंश्योरेंस के नाम पर की गई है। आरोपी उन्हें इंश्योरेंस की नई नई बातें बताकर पैसे लेता रहा और साथ ही उन्हें यह झांसा भी देता रहा कि अगर उन्होंने इंश्योरेंस आगे नहीं चलानी तो उनके सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं शिकायत आने के बाद साइबर सेल इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह की अगुवाई में एक टीम गठित की गई, जिसके बाद आरोपी हरदीप को खरड़ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई खुलासे भी किए हैं और इनका नेटवर्क और भी कई शहरों से जुड़ा हुआ है। इसकी तलाश में साइबर सेल की छापेमारी लगातार जारी है। वहीं साइबर सेल ने दावा किया है कि इस केस में और भी आरोपियों को गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है। इंश्योरेंस के नाम पे हमने केस रजिस्टर रिसेंटली किया था। इसमें एक कंप्लेंट है, तरसेम लाल रिटायर पर्सन है और काफ़ी एज हैं, तो उनके साथ पिछले तकरीबन 3-4 साल ये लगातार कंटिन्यूस ये फ्रॉड चलता रहा है, जिसके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं लगा। उन्होंने कंप्लेंट काफ़ी पहले करी थी हमारे पास, और उन्होंने कोई पॉलिसी के नाम पे उनके पहले बोनस के नाम पे पॉलिसी लैप्स उनके नाम पर उनको कॉलें आती थी, तो उस एवज में उनसे कुछ पैसे उन्होंने ठग लिए लोगों ने, चीटर्स ने पहले। तो वो डाटा कहीं ना कहीं इनका आगे ट्रैवल किया और फिर इनको दूसरे प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान्स आगे, डेविस क्लब मेंबरशिप के लिए आगे, और कोई टूर ट्रैवल का कोई मेंबरशिप के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर इनको कॉलें करी गई और उनसे अलग अलग अमाउंट डाला गया। फिर वो अमाउंट रिफंड के लिए भी इनसे कहीं ना कहीं कॉल करेगी, आपका इतना अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो आपका रिफंड भी कर देंगे, तो फिर वो कॉलम इनको आने लगी। ये सारा इनका डाटा फ्रॉडस्टर ने एक दूसरे से शेयर किया, वो अलग अलग नाम से इनको चीट करते रहे, ये उनके झांसे में आते रहे। तो 49 लाख रुपए तकरीबन इन्होंने जमा कराए हैं पिछले कुछ सालों में। अब कल ही हमने उसमें एक अक्यूट हरदीप सिंह को पकड़ा है, तो ये बेसिकली फाजिलका का रहने वाला है, यहीं ट्राई सिटी एरिया में ही रहता है। कल इसको खरड़ से अरेस्ट किया गया है। अभी इसमें बहुत सारे अक्यूज आएंगे, क्योंकि अक्यूज सारे आपस में, ये नहीं है कि सारे ग्रुप है मिला हुआ, कुछ अक्यूज आपस में मिले हुए हो सकते हैं। कंपनी से अलग अलग फॉर्म करके अलग अलग डाटा शेयरिंग करके इन्होंने इसको कंप्लेंट को चीट किया है, तो उसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। अभी इंश्योरेंस अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियां हैं, प्राइवेट जो सी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस किसी ने कराई हुई है, ठीक है। तो ये एजेंट्स पहले क्या करते हैं, जो इस मॉडस ऑपरेंडी को अपनाते हैं, वो
पहले तो कस्टमर के पास जा कहते हैं हमारी ये प्लान है, इस तरह के बढ़िया प्लान है जी, ये हमारी पॉलिसी है। तो उसमें कहीं ना कहीं पहले तो ये कहते हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम प्रीमियम है एक बारी, जबकि वो कई सालों का प्रीमियम होता है, वो उसको छुपा जाते हैं। प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है तो कस्टमर ये सोचता है कि शायद ये वन टाइम पेमेंट है, लेकिन वो पेमेंट हर साल उनको देनी पड़ती है। जब तक उसको पता लगता है उसकी जो 30 दिन या 40 दिन की जो वैलिडिटी होती है पॉलिसी वापस लेने की, वो लैप्स हो चुकी होती है। उसके बाद उसका पैसा रिफंड कराने के लिए या फिर वैसे बोनस के नाम पे उसको अल्यूर करते हैं कि आपका बोनस इतना है तो आपको जल्दी दिलवा देंगे, आप ज़्यादा बन रहा है आपका तो आपको इतनी पेमेंट करो, आपको जल्दी प्रोसेस करवा देंगे। धीरे धीरे उसको बातों में लेके इनको ये चीट करते हैं, और ख़ासकर ये जो उनसे रिटायर्ड पर्सन है उनको ज़्यादा ये टारगेट करते हैं। देखो जो इनकी कंपनी थी वो कंपनी इंडस मर्चेंट के नाम से थी। वो कंपनी इन्होंने चलाई, ट्रैवल के नाम पे, लोगों को प्लान के नाम पे ठगी करी और फिर बंद करके वहाँ से चले गए, कहीं ना कहीं दूसरी जगह खोल लिया बिजनेस अलग अलग इन्होंने। अभी तो एक ही आदमी अरेस्ट किया है, अभी उनको आज कोर्ट में पेशी है, उसके बाद रिमांड लेके बाकी देखेंगे कितने आदमियों की और इन्वॉल्वमेंट है। सेक्टर 39 के क्षेत्र में स्नैचिंग की वारदातों की संख्या ना बढ़े, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। एक वारदात यहां पर हुई जिसकी सूचना पुलिस को मिली और ट्रैप लगाया गया और स्नैचर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस स्नैचर से पुलिस को उम्मीद है कि कई वारदातें और सुलझाने में उनको मदद मिलेगी। चंडीगढ़ सेक्टर 39 थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना पुलिस ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान 26 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है, जो कि मोहाली का रहने वाला है। थाना पुलिस उसे जिला अदालत में पेश करेगी। इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने कुछ दिन पहले ही थाना 39 की कमान संभाली है। इसके बाद एसएसपी कुलदीप चहल ने सभी थाना प्रभारियों को हिदायतें भी दी थी कि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। ऐसा ही एक स्नैचिंग का मामला 29 जून 2021 को थाना 39 में दर्ज हुआ। इसमें एक युवक ने मोबाइल छीनकर फरार होने का मामला था, जिसके बाद इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई। एक टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह और उनकी टीम ने मोबाइल सिम और EMI नंबर के जरिए स्नैचिंग करने वाले युवक को दबोच लिया, जो कि मोहाली का रहने वाला था। थाना पुलिस उसे जिला अदालत में पेश करेगी। पकड़े गए युवक से और कई चोरी और स्नैचिंग की वारदातें सुलझाने का पुलिस ने दावा किया है। वहीं चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच भी सतर्क नजर आई। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के द्वारा एक नशा सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 51 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच के द्वारा ट्रैप लगाया गया था और इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि इससे मिली निशानदेही और जानकारी के बाद अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। शहर में नशा सप्लाई समेत अपराध पर लगातार लगाम कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हरविंदर सिंह सेखो के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने सेक्टर 40 टी पॉइंट के पास एक गैंगस्टर सुखा कालवा ग्रुप के सदस्य को 51 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पटियाला निवासी रविंदर पाल उर्फ घोड़े के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 38 वर्ष है, जिस पर पहले भी हत्या समेत NDPC एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को जिला अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी। आरोपी पंजाब से नशा लाकर चंडीगढ़ में सप्लाई करता था। बता दें कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हरिंदर सेखो के नेतृत्व में बनाई गई टीम SI सतनाम सिंह, हेड कांस्टेबल मंगत सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी बुधवार को सेक्टर 40 टी पॉइंट के पास सर्च कर रहे थे कि आरोपी वहां से गुजरने वाला था। पुलिस को देखते ही वह वहां से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने फौरन उसे दौड़कर हिरासत में ले लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 51.15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पर पहले भी हत्या समेत NDPS के कई मामले दर्ज हैं। कजेड़ी एक ऐसा गांव है जहां पर आधारभूत सुविधाओं की तो कमी है ही, साथ ही साथ लोग यहां पर बरसातों के दिनों में दुर्घटनाओं से भी जूझते हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन पर अमूमन पानी भर जाता है और यह गड्ढे यहां पर लोगों को दुर्घटनाओं का आमंत्रण देते हैं। कजेड़ी गांव चंडीगढ़ का ऐसा गांव है जो अभी भी सुविधाओं को तरस रहा है। यहां अभी भी कुछ नहीं बदला। सड़क, सीवरेज, गंदे नाले और बिजली की जगह तारें नंगी, जो कभी भी किसी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकती हैं, न्योता दे सकती हैं। हर 5 साल बाद नगर निगम के चुनाव होते हैं जिसमें बड़े बड़े वादे नए दोहरा किए जाते हैं, लेकिन वह जैसे ही जीतते हैं तो वह उस एरिए में दिखने ही बंद हो जाते हैं। कजेड़ी का भी यही हाल है जनाब।
सड़कों के आसपास कचरा तो पड़ा ही है। चंडीगढ़ को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 लाने की बात भी कही जाती है, लेकिन यहाँ स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ भी उड़ती हुई नजर आती हैं और उसके आसपास आपको लावारिस मवेशी भी दिखाई दे जाएंगी, जो रात के समय में दुर्घटना का कारण बनते हैं। कच्ची सड़कें हैं जो बारिश के टाइम में पानी से लबालब हो जाती हैं, जहाँ आना जाना भी दूभर हो जाता है। ऐसा लगता है भी नहीं कि यहाँ पर कभी कोई सड़क होगी या यहाँ पे सड़क है, दिखता ही कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सड़क बनी ही नहीं। वहीं सड़कों पर सीवरेज का पानी भी आपको अमूमन दिखाई दे ही जाएगा। सीवरेज ओवरफ्लो यहाँ आम बात हो चुकी है। कई बार लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं होती, कोई इन पर ध्यान नहीं देता। हमने गांव वालों से बात की तो वह वैसे ही परेशान थे, उनका भी यही कहना था। अब इन लोग किन कारणों से परेशान है यह भी आपको सुना देते हैं। मतलब सानू तो 5 साल हो गए इतने नरक भोगदे ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ, ਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਕਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਾ ਲਵੇ, ਬੰਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਮਾਰਨ। ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੀਣੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡੇ ਉਛਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਚਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਵੀਲਰ ਮੂਰੇ ਪੈਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਜੇੜੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਏ ਜੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਤੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ, बुरा हाल है। मुरे देखो चार सवेरे जाकर फिर के ਪਾਣੀ पीने वाला भी गंदा ही आ रहा, कोई नहीं पूछता है। और शिकायत करते रहेंगे है जी, शिकायत बथेरियां करा, कौन सुनता ही नहीं कोई। घरों के आगे से जाती नंगी तारें दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि यह पानी गटर के पानी से मिलकर आ रहा है, जिस पानी में बदबू आ रही है। लोगों ने कहा कि पार्षद शुक्ला चुनाव के बाद इस गांव में आए ही नहीं। अब चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वह इस गांव में आएंगे भी और पांव और हाथ भी फैलाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, लेकिन इस बार गांव वाले शायद उनके झांसे में ना आए। ਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਜੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਇਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਸਟ ਗੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ। ਉਰੇ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੌਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਸੰਗਾ ਉਰੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ बुरा हाल आ जी। जाकर इधर ਨੂੰ घुमा कर ले दे, उधर ਨੂੰ परा ਨੂੰ रोड पर ਨੂੰ देख लियो जाकर उधर क्या हाल है पानी का। हाँ आडे आडे टोए खड़े हैं पानी के। पानी पीने वाला भी गंदा आ रहा जी, पीने वाला पानी पूरा के कोई देख रहा ना, टाइम पर पानी आ रहा ना कुछ, ना कोई देख रहा का। जिथा पे टोए पे हैं बस, कोई भी नहीं देख रहा का मुड़का खड़ी हो नहीं रहा का। हाँ पंचायत ठीक थी मानू वैसी की। प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी बंदे रहते हैं सारे गलियां गुलियां ये काफ़ी टाइम से कोई ठीक नहीं हो रही हैं। ये तो देखो खड्डे खुड्डे और लाइनों का माड़ा हाल है, कभी दुर्घटना हो सकती है। पानी भी गंदा आ रहा है पीने वाला। यही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा, गरीब रहने वाले हैं, किराएदार रहेंगे, बाकी और भी लोग होंगे, क्योंकि कोरोना काल है। साफ पानी तो पीने के लिए चाहिए, गंदगी बहुत है। ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲੰਘਣਾ ਦੁਰਭਰ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਗਲੀਆਂ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਐਂ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ।
शिकायत की ਕੋਈ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂ की कहते हैं ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ आने वाले 6 माह बाद फिर नगर निगम चुनाव है, जिसमें फिर कोई नेता या चुनावी वायदा कर यहाँ पर आने का प्रयास करेगा, लेकिन जीतने के बाद फिर वह यहाँ दिखाई नहीं देगा और लोग ऐसे ही नर्क में जीवन व्यतीत करते जाएंगे। नगर निगम द्वारा सेक्टर 15 डीएवी स्कूल के पास वेंडर जोन बनाया गया था। सेक्टर 22, 19, 17 अन्य सेक्टरों से यहाँ पर वेंडर्स को बिठाया गया था और यहाँ पर माल भी A1 है, लेकिन ग्राहक नहीं है, जिसके कारण यहाँ के दुकानदारों को जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी अपनी दिहाड़ी तक नसीब नहीं होती है, क्योंकि ग्राहक ही नहीं आते। दूसरी बात, यहाँ पर आधारभूत सेवाएं नहीं हैं, सर पे छत नहीं है, 40 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद ये दुकानदार एक पन्नी की छाया में बैठे रहते हैं। ग्राहक आए तो कैसे आए, पीने तक का पानी नहीं है। इन्हीं सब बातों का तो सिलसिला क्रमवार चल ही रहा था। उसके बाद नगर निगम ने अब क्या किया, तुगलकी फरमान सुना दिया। वेंडर्स को, चंडीगढ़ के सभी वेंडर्स को फरमान सुनाया गया है कि 26 जुलाई तक आप अपनी मासिक किस्त जमा कीजिए। जिनकी पिछली किस्तें रुकी हुई हैं उन्हें मिलाकर सारा अमाउंट एक ही बार में जमा कीजिए। अब इन वेंडर्स को पसीने छूटने लगे हैं। ये कहते हैं कमाई है नहीं, जो सेविंग की हुई थी वह घर परिवार के खर्च में आ गई, अब उनके पास पैसा नहीं है, ऊपर से नगर निगम का तुगलकी फरमान आ गया है। अब जाएं तो कहाँ जाएं। ये है सेक्टर 15 स्थित डीएवी स्कूल के साथ लगते वेंडर जोन की जगह। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 12 से 12 घंटे की ड्यूटी देने के बाद भी रेडी फड़ी वाले खाली हाथ ही रहते हैं। मतलब ये कि कमाई होती ही नहीं। यहाँ पर दुकानदार आकर सुबह माल लगाते हैं और शाम को ऐसे ही इकट्ठा कर कर घर चले जाते हैं। और यहाँ पर पीने के पानी की तो कमी है ही, लेकिन अन्य सुविधाएं जैसे शौचालय हो या सिर पर छत हो, ये भी नहीं है। अब आप सोचिए, 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो या फिर बरसात हो, हम और आप जब अपने सिर छुपाकर घर में बैठे हों या कहीं और छिप कर बैठे हों तो इनका क्या होता होगा। चलिए साहब, ये तो बात रही सुविधाओं की। अब आपको बताते हैं कमाई, और वो है लगभग 0, क्योंकि यहाँ ना तो पार्किंग है, ना बिजली पानी की किल्लत तो है ही। आप और हम वहाँ क्यों जाएंगे जहाँ समस्याएं हों। अर्थात ग्राहक यहाँ आते ही नहीं, सुनसान रहती है यह जगह। ये बात अलग है कि यहाँ की ज़्यादातर वेंडर सेक्टर 22 से, 17 से, 19 से हैं, जिनका कारोबार अच्छा था। यहाँ पर भी माल उच्चतम क्वालिटी का है, अच्छा है, जो पहले धड़ाधड़ बिकता था, लेकिन वो अब नहीं बिकता क्योंकि यहाँ ग्राहक नहीं आते। यहाँ तक कि वेंडर्स ने यहाँ पर रेट भी कम किए हुए हैं, लेकिन ग्राहक फिर भी नहीं आते। कई ग्राहकों को, हमको और आपको तो पता ही नहीं कि सेक्टर 15 में डीएवी स्कूल के पास यह वेंडर जोन है, जहाँ पर उच्चतम क्वालिटी का माल बिकता है। चलिए, कमाई भी बता दी, अब आपको यह भी बताते चलते हैं कि यहाँ काम करने वाले परेशान क्यों हैं, चिंतित क्यों हैं। सबसे बड़ा कारण है नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा सुनाया गया तुगलकी फरमान, और वो ये है कि निगम ने चंडीगढ़ के वेंडर्स को फरमान सुना दिया है 26 जुलाई तक अपनी अपनी मासिक किस्त जमा करवाएं, और जिनकी किस्तें रुकी हुई हैं वह एक मुश्त सभी किस्त अदा करें, नहीं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इस फरमान के बाद वेंडर्स के पसीने छूट गए। उनका कहना तो ये भी है कि कोरोना के दौरान उनकी सेविंग थी जो, वो घर खर्च में या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में या अन्य ज़रूरी खर्चों में निकल गई। अब वह किस्त कहाँ से जमा करें। आपको यह भी बताते चलें कि ये वेंडर्स नगर निगम द्वारा विभिन्न सेक्टरों से उठाकर यहाँ पर बिठाए गए थे, बड़े बड़े वायदे भी किए गए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन मासिक किस्त का फरमान सुनाने में निगम ने देर नहीं लगाई। अब इनकी कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं है। अब इस सब के चलते ज़्यादातर वेंडर्स परेशान हैं, सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। तो अब यह कहाँ जाएं, क्या करें। अब इन्हीं की माने तो इनको यहाँ से जगह छोड़कर कोई अन्य काम धंधा करना पड़ेगा। कई वेंडर्स का तो कहना है कि मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम है नहीं, क्या करें। ऊपर से हर महीने किस्त देनी है निगम को, निगम के खर्चे कम हो रहे हैं तो उन्हें पैसा तो चाहिए ही। पता नहीं क्या होगा, इनकी सुनवाई होगी या नहीं होगी,
सर देखा जाए तो प्रॉब्लम समस्या सबको नज़र आ ही रही है, कमिश्नर साहब को भी नज़र आ रही है, सबको एमसी को सबको नज़र आ रही है। समस्या आप देखो, अगर हमें वहाँ से उठाना ही था, उठा के यहाँ शिफ्ट करना था, या तो पहले फैसिलिटी देते, या ना तो बाथरूम की फैसिलिटी है, ना ऊपर छत है, रड़े मैदान में छोड़ दिया, धूप में बारिश में हमारा सारा सामान भी ख़राब हो। और पिछले टाइम देखा जाए तो कोरोना काल के चलते यहाँ से लेके अब तक इन्होंने कोई फीस माफ़ तो क्या करनी, उल्टा इन्होंने मेरे पे थोप दिया कि 26 तारीख को जो फीस नहीं जमा करवाएगा उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। तो वो लाइसेंस किस जगह के कैंसिल होंगे सर? कोरोना काल में कितना कुछ माफ़ हुआ है, तो लोगों को जब खाने को लिए तो फीस कहाँ से भरेंगे? पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारी प्रशासन सुनवाई क्यों नहीं करता? किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है सर। आप देख रहे हो ये रड़े मैदान में बैठे हैं, ऊपर से धूप है, बारिश है, सब कुछ है, सामान ख़राब होना सबसे बड़ी बात ये है। तो इस सबसे पहले तो गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है। यहाँ पर जंगलों में हमें छोड़ दिया गया, जहाँ हमारा रोज़गार चल रहा था। अगर प्रशासन ने फीस या हमसे किराया ही लेना था, तो जहाँ ऑलरेडी हम बैठे थे वहाँ क्या दिक्कत थी? हम अच्छा बना, हमारा रोज़गार चल रहा था, वहाँ बैठ के भी हम प्रशासन को किराया दे रहे थे। तो आज प्रशासन के ये सारा इतना खर्चा करने के बाद, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, उसके बाद भी जो जगह इन्होंने हमसे खाली करवाई है, वहाँ फिर वेंडर बैठे हुए हैं, वहाँ ऑलरेडी वो वेंडर बैठे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनसे प्रशासन ले दे के सारा कुछ करके सब कुछ हो रहा है। सर वो किसको दिखाने के लिए था? प्रशासन ने किसके लिए किया? जब हमें वहाँ से उठाया गया तो तब ये बोला था वो रेड जोन है। सर सारा पूरा चंडीगढ़ में सब जगह से जहाँ से वेंडर उठ के आए वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं, तो सर यहाँ पर कस्टमर कैसे आए जब ऑलरेडी वहाँ पे है? तो जब इन्होंने पैसा लेना ही है तो हम क्या पैसा नहीं दे सकते? हमारे पे लगाओ, जो फीस लगानी हम वहाँ पर फीस देंगे। ऑलरेडी जिस जगह से आए हैं, हमारा रोज़गार वहाँ पर बढ़िया चल रहा था, हमें वहीं बिठाया जाए। सर सुबह हम 9 बजे आ जाते हैं और रात को 9 बजे तक हम यहाँ काम करते हैं। दिन में 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं सर। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर नहीं है जी। कोरोना के बाद काल के बाद यहाँ कस्टमर नहीं है, और हमारा जो आने जाने का जो किराया है रिक्शे का वो भी नहीं निकलता। और ऊपर से प्रशासन कहता है कि 26 तारीख से आप सारी फीसें जमा कीजिए, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम इस समस्या से लेकर किसको कहें? हमारा कोई सुनने वाला नहीं सर। हमारी कोई राय नहीं ली गई हमारे से किसी वेंडर की। किसी को सेक्टर 15 डाल दिया जी, हाँ 1000 बंदे डाल दिए, जिसमें से इस टाइम मुश्किल से 100-150 बंदा यहाँ काम कर रहा है। वो भी काम कर रहा है, सुबह आता है, शाम को यहाँ से बैठ के चले जाता है जी। दिन में किसी की बोनी होती है, किसी की नहीं होती। प्रशासन ने जब हमारा सर्वे कराया था, उन्होंने ये बोला था कि जो जहाँ जिसका सर्वे है वो वहीं बैठेगा, उसी सेक्टर में। ठीक है जी। उसके बाद 2016 से ये हमारी फीस जमा करते आ रहे हैं लगातार। और उसके बाद हमें क्या करा जी, उन्होंने अपनी मुझसे बिना हमारी कोई राय नहीं ली, अपनी मर्जी से उन्होंने हमारे यहाँ 15 में फेंक दिया। यहाँ बैठे हुए लगभग 1.5 साल हो गया हमें। यहाँ किसी का भी काम नहीं चल रहा है, सिर्फ भूखे मर रहे हैं। उसके बाद ये लोग सारा दिन बैठ कर 100 रुपये की दिहाड़ी नहीं पड़ती, तो ये इन्होंने बोला कि 26 तारीख को लास्ट डेट दी हुई है कि जो भी पेंडिंग फीस है वो भरी जाए। लेकिन यहाँ फीस तो क्या भर दें, लोगों का घर नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, ना रोटी पानी चल रही है। और ये फीस कहाँ से भरेंगे जब काम ही नहीं है? कॉरपोरेशन को चाहिए यहाँ आके 2-2 घंटे फड़ी पे बैठ के फीस निकाल के दिखा दे, हम जिंदगी भर इनकी गुलामी करेंगे। यहाँ तक कि हम तो यह भी बताते चलें कि आज के इस दौर में कई संस्थाएं, सरकार, प्रशासन उन लोगों की मदद को आगे आई हैं जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, लेकिन जो मेहनती हैं, 12 से 16 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनकी मदद तो दूर, सिर पर ऊपर से फरमान सुना दिया जाता है, तलवार लटका दी जाती है। लेकिन उम्मीद है पब्लिक की, आपकी, हमारी, अब इन वेंडर्स को हम पर, आप पर, पब्लिक पर, जनता पर ज़रूर विश्वास है कि एक दिन उनका काम चलेगा। यदि हम और आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो रहना होगा राम भरोसे, क्योंकि निगम के भरोसे तो रह नहीं सकते। डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करने वालों के लिए इस समय बड़ी परेशानियों का कारण बना हुआ है, क्योंकि नगर निगम द्वारा जो वायदे किए गए थे वह पूरे नहीं किए गए। वहीं पूर्व मेयर राजेश काली ने तो यह भी कह दिया है कि जो फोर्सबैक के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा धांधली की जा रही है। आरोप लगाया गया है कि वह लोगों से तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करने वालों को नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व मेयर ने आरोप लगाए हैं। अब देखते हैं असलियत क्या है। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर अब नया मोड़ आ गया है, जिस पर पूर्व मेयर राजेश कालिया ने आरोप लगाया है कि फॉस्वेक के प्रेसिडेंट बलजिंदर बिट्टू पर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। कहा है कि बिट्टू ने ही लोगों से 1 साल तक के पैसे कलेक्ट किए हैं और उन्होंने ही गार्बेज कलेक्टरों का शोषण किया है। उनकी तरफ से नगर निगम के दरवाजे खुले हैं।
अब जब नगर निगम के अंतर्गत आना चाहेंगे वह आ सकते हैं, उनका स्वागत है। नहीं, ये 21 सेक्टर का मुद्दा है, पूरे शहर का मुद्दा नहीं है। 8500 रुपये जो दिए थे वो बिट्टू ने लोगों से 1 साल तक इकट्ठा करके उनका शोषण जो किया था फास्टवेग के अध्यक्ष बलजिंदर बिट्टू ने, उनके द्वारा आज भी उन लोगों का शोषण है। लेकिन हमने प्रयास किया कि आज भी यदि वो चाहें तो कॉरपोरेशन के पेरोल पर आ सकते हैं। आज भी उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आज भी उनके लिए प्रयास किया जा सकता है और उनको मैंने कहा है कि पेरोल पर आ जाए कॉरपोरेशन। बिल्कुल 1 साल का उन्होंने किया था, वो हमेशा हर रेजिडेंट से करता रहा और 4-4 महीने की जो है उनकी सैलरी भी नहीं दी थी, शायद अब दे दी है, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट। लेकिन वो बिट्टू ने 1-1 साल का पूरे रेजिडेंट से पैसा इकट्ठा किया और उनको जो है 8500 पहले 4500 रुपये था, फिर हम लोगों ने उसका विरोध किया तो उसके बाद 8500 रुपये उन्होंने कर दिया था। देखिए ये तो एक मूर्खों वाली बात है कि चहतों को कभी भी प्रशासन से एक पैसा भी निकाला जाता है तो उसका ऑडिट होता है, तो ऑडिट के अंदर मुझे नहीं लगता कि हम चहतों को कोई पैसा दिला पाएंगे। नहीं, ये गलत है, ये सरासर इल्जाम है। जीपीएस सिस्टम है, आज के दिन कोई, मैं कहता हूँ वो ट्राई करके दिखा दे, ट्राई करके जो बात कर रहे हैं कि पेट्रोल निकलता है, एक बार ट्राई करके दिखा दे ना, गाड़ियाँ वापस करवा दे। ऐसा नहीं है सिस्टम उन गाड़ियों के अंदर। हड़ताल वालों से यही है कि देखिए उनकी डिमांड जो जेन्युइन थी वो तकरीबन कॉरपोरेशन ने सभी पूरी मान लिया है और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इशारे के ऊपर जो शमशेर लोटिया है वो कांग्रेस से संबंधित है, वो कांग्रेस के इशारे पर काम हो। वहीं फॉस्वेक प्रेसिडेंट बलजिंदर सिंह बिट्टू ने कहा है कि इसका जिम्मेदार नगर निगम है। यह ग्रीन गाड़ियां ट्रिब्यूनल के आदेश पर लाए हैं, लेकिन अभी भी काम रेहड़ी वाले ही कर रहे हैं, ना कि गाड़ी वाले। बल्कि उल्टा यह सरकार की चोर बाजारी है। पहले 75 रुपये ले रहे थे, अब 250 रुपये ले रहे हैं। नगर निगम ने लोगों के साथ धोखा किया है। कभी मशीन से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कभी पानी के बिल में पैसे जोड़े जा रहे हैं। यह सीधे सीधे रेजिडेंट्स के साथ लूट है। यह पूरे चंडीगढ़ का मामला है, इसका पूरा ऑडिट किया जा सकता है। अगर वह दोषी पाए गए तो वह सज़ा के लिए भी तैयार हैं। ਜਿਹੜੇ ਰਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ 8500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ 8500 ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਐਮਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧਾਓ ਕਿ ਘਟਾਓ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਔਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 3 ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨਰਸ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਰਡਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 250 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਅਲੱਗ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਕੱਟ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ MC ਨੇ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ POS ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕੱਟ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3-3 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, 3-3 ਗੁਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ MC ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਸੈਕਟਰ 21 ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਜਿੰਗਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ 2-2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਸੈਕਟਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ 21 ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 21 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਐਵਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ रेहड़ी का काम सी उस पर खुश है, गड्डियां तो ना खुश है। तो ये थी शहर में घटित कुछ ऐसी खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी था और हमारे बताने का फर्ज था। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी हलचल। यदि आपको लगता है कि सिटी हलचल आपको शहर की अमूमन ज़्यादातर खबरें बताने में कामयाब रहा है तो हमारा चैनल रोशन भव अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।